देखिए एवरीडे इज ए न्यू चैलेंज। बोलना बहुत आसान है बट क्या बोलना ये बहुत डिफिकल्ट है। ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम उस पर फोकस करने लग जाते हैं कि कैसे हम दिल जीते और हमारा कंटेंट पीछे छूट जाता है। ये कमेंट्री ऐसा आर्ट है कि आप स्क्रिप्ट नहीं कर सकते। जो विजुअल आपके सामने है एक कमेंटेटर के तौर पे पहले वो मोमेंट आपको सेलिब्रेट करना पड़ता है और कई बार क्या होता है कि वो चीज़ आपको बतानी पड़ती है जो लोगों को नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे। अगर 5 लोग एक जगह पे आ रहे हैं तो वो 5 लोग ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। में भी अगर कोई आपको सुन रहा है ना तो उस टाइम आपको वो एफर्ट 100% होना चाहिए, क्योंकि हम खुद कंफ्यूज हैं कि हम ऐसा क्या प्रेजेंट करें जो लोगों को सुनने में अच्छा लगेगा। सर लोगों के साथ कनेक्ट कैसे कर पाते हो सर? लोगों को हमेशा फाइनल टच दिखता है हमेशा कैमरे पे, और लोग आपको अप्रिशिएट भी तब करते हैं जब आपका रिजल्ट अच्छा आता है। लोगों को बिना तोड़े ऑडियंस से कैसे कनेक्ट करके हम चले अगर हमसे कोई ऐसी गलती हो जाती है ऑन माइक? जब आपको अगले दिन परफॉर्म करना है तो आपका तैयार होना बहुत जरूरी है। कोई 0 पे है तो वो 0 से 1 तक कैसे पहुंचे? Everyone can speak, but not everyone can speak in a way that wins hearts. Yes, today we have a very special guest with us here at SGT Pulse. We have with us the person, one and only, the commentator who's won millions of hearts. We have with us Mr. Sumit Mishra. Welcome, sir. थैंक यू सो मच एंड क्या इंट्रोड्यूस किया आपने, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सर आपने इतने बड़े वो करे कमेंट्रीज करी है इतने बड़े लेवल पे, इवन नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। जब इतने लोग आपको सुन रहे हैं तो वो नर्वसनेस को आप नर्वसनेस के साथ कैसे डील करते हो? एक्चुअली जब स्टार्ट किया था तब ये प्रॉब्लम होती थी, बट जैसे जैसे काम करते गए फिर आपका थोड़ा सा सोचने का पर्सपेक्टिव चेंज होता है, क्योंकि पहले आप भी उन्हीं ऑडियंस के पार्ट थे जब मैचेस सुनते थे। एंड द ग्रेट टॉनी ग्रेग, हर्ष भोगले, नवजोत सिंह सिद्धू और हिंदी कमेंट्री में विवेक राजदान, इन लोगों की जब आप कमेंट्रियाँ सुनते, फिर रेडियो कमेंट्री में आप जब सुशील दोषी जी जो कि पद्मश्री सम्मानित कमेंटेटर हैं, संजय बनर्जी जी, विनीत गर्ग, इन सबको सुनते थे तो एक दिमाग में आता था कि यार ये कैसे बोलते होंगे, क्या कुछ चलता होगा दिमाग में। ये कमेंट्री ऐसा आर्ट है कि आप स्क्रिप्ट नहीं कर सकते। जो विजुअल आपके सामने है एक कमेंटेटर के तौर पे पहले वो मोमेंट आपको सेलिब्रेट करना पड़ता है, और कई बार क्या होता है कि वो चीज़ आपको बतानी पड़ती है जो लोगों को नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे। रेडियो में तो आपको सब कुछ ही एक्सप्लेन करना पड़ता है कि कैसे क्या मूवमेंट हो रही हैं। टीवी में आपको वो मूवमेंट्स थोड़े से कम हो जाते हैं क्योंकि लोगों को ऑलरेडी वो विजुअल्स दिख रहे होते हैं, बट उसमें से आप ऐसी चीज़ फिगर आउट करते हो जो शायद लोग सोच भी ना पाएँ, तो वो आप बताते हो और उससे पता चलता है कि हाँ आप उस गेम को अच्छे से समझा पा रहे हो। और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मतलब कहने को कई चीज़ें हैं, मतलब फ्रीडम को भी हम ये कहते हैं कि फ्रीडम इज़ नॉट एन अपॉर्चुनिटी, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कमेंट्री भी यही कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो ये नहीं कि आप अपने हिसाब से करो। पहला पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि आपके सुनने वाले 150 करोड़ लोग हैं और आप उन 150 करोड़ लोगों में से जो 8-10 लोग चुने गए हो उस चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन लोगों के सामने अच्छे से प्रेजेंट करें। और वही फिर आर्ट है, उसमें डेली हमारे होमवर्क्स होते हैं और फिर कोशिश करते हैं जितना बेहतर से बेहतरीन बना पाएँ। राइट सर, बहुत अच्छा आंसर था कि जब हम लोग 1 से 100 जाते हैं तो वो इजी होते जाता है, बट सर जब कोई 0 पे है तो वो 0 से 1 तक कैसे पहुंचे? सबसे डिफ़िकल्ट स्टेप वही होता है, क्योंकि 1 to 100 कोई सिखा भी देता है बट 0 to 1 कोई सिखाने वाला नहीं। वो 0 to 1 करने के लिए आपको 100 से ज़्यादा एफर्ट्स लगती हैं। मतलब मेरे साथ भी यही हुआ कि जब मैं ग्राउंड कमेंट्री करता था दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, तो आप जा रहे हो कमेंट्री करके आ जा रहे हो, आपको एक छोटा XYZ अमाउंट मिल रहा है, उसके लिए आप डेली जा रहे हो, एंटरटेन करके जा रहे हो, या फिर कॉर्पोरेट क्रिकेट होता है तो जनरली वो सैटरडे संडे होता है तो आप उसमें कमेंट्री करके आ जाते थे। बट अगेन वही कि चांस कब मिलेगा, मतलब जितने भी बडिंग कमेंटेटर्स हैं जो बहुत सारी लीग्स में कमेंट्री करते हैं, सबका यही ड्रीम होता है कि यार एक दिन कभी टीवी पे काम करेंगे,
और मेरे साथ ऐसा था कि मैं बस काम करते जा रहा था, और अभी मेरा ऐसा ही है कि जब तक काम कर रहे हैं बस करेंगे आराम से, मतलब बहुत आगे का नहीं सोचा है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था कि यार टीवी अगर कभी मिलेगा करने को तो करेंगे, नहीं तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तो इसीलिए काम करते गए, सीखना नहीं भूले। और मेरे को ऐसा लगता है कि जो बाकी लोगों को भी करना चाहिए कि जो आप काम कर रहे हो, मतलब उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी अगर कोई आपको सुन रहा है ना, तो उस टाइम आपको वो एफर्ट 100% होना चाहिए। मतलब अगर अभी हम इस पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं, अगर आप बिना प्रिपरेशन के बैठे हो, यार ठीक है गेस्ट आएंगे उनसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लूँगी, तो ऐसे नहीं होगा। आपको प्रिपरेशन ज़रूरी है कि मतलब यार मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उनसे बात करने के लिए, उनको जानने की। और बीइंग ए गेस्ट मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे जवाब वैसा देना है कि आपको तो सहमति मिले, जो लोग मुझे सुनने वाले हैं क्या उनको मैं उस तरीके से जवाब दे पा रहा हूँ। तो प्रिपरेशन आप 100% रखिए, बाकी फिर 0 to 1, 1 to 100 और फिर मिलियन बिलियन ट्रिलियन आप आराम से पहुँच जाएंगे। So बेसिकली प्रेपरेशन की है। करेक्ट। तो सर आपने जब पहली बार माइक अपने हाथ में लिया होगा तो आपको पता था कि कहीं ना कहीं आपने आप खुद को एनविजन किया था कि आप इतने बड़े लेवल पे प्लेटफॉर्म पे आप परफॉर्म करोगे, इतने ऑडियंस के सामने इतने लोगों को इंस्पायर करोगे? देखिए एवरी डे इज़ ए न्यू चैलेंज। वो अभी भी होता है कि अगर मैं कमेंट्री शुरू करने वाला हूँ या टीवी के लिए एंकरिंग शुरू करने वाला हूँ, तो जिस दिन मैंने सोच लिया ना कि मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ अपनी चीज़ को लेके, शायद उसी दिन मेरे से गलती हो जाए। तो जब तक वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर का क्यू नहीं आता 5 4 3 2 1, जब तक आप 5-10 सेकंड बोल नहीं लेते हो, तब तक आपके अंदर से वो नर्वसनेस जाती नहीं है। कितना भी बड़ा एंकर हो, आप किसी को भी उठा लो, लोग हो सकता है माइक पे झूठ बोल देंगे, बट वो उनको फील होता है। जब तक 5-10 सेकंड आपने उस मोमेंट को खुद से नहीं जिया, तब तक आपको मज़ा ही नहीं आएगा काम करने में। अगर आप सोचोगे ना कि बस ये मेरा काम है, मैं करके आ जाता हूँ, फिर नहीं होगा। और मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि मैं ग्राउंड में कमेंट्री करता था नॉर्मल। अब वहाँ पे क्या होता है कि काम इतना होता है कि एक कमेंटेटर के तौर पे टॉस भी आप ही कराते हैं, मैच की कमेंट्री भी आप ही करते हैं, और लास्ट में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन भी आप ही करते हैं, और सबको थैंक यू करके सबसे लास्ट में आप घर जाते हैं। आप और जो ऑर्गेनाइज़र है ये सबसे लास्ट में जाते हैं। बट टीवी में ऐसा है, सब कुछ टाइमली होता है, मतलब आप 1 सेकंड के लिए भी डिले नहीं कर सकते। कि बहुत सारे रिस्पॉन्सेज एंड ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, शोज़ वगैरह सब कुछ, कुछ चीज़ें लिखी होती है, कुछ आप ऑन एयर लाइव परफॉर्म करते हो, तो सबकी एक टाइमिंग होती है। तो वो एक नई लर्निंग थी जब टीवी पे काम करना शुरू किया, और सच में डिफ़िकल्ट था। ऑनेस्टली बताऊँ, ऐसा नहीं कि पीस ऑफ केक कि आपको माइक मिला और बोलना शुरू हो गए। मतलब इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। बोलना बहुत आसान है, बट क्या बोलना ये बहुत डिफ़िकल्ट है। कहते भी है ना कि शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द योजन करे, एक शब्द करे घाव। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको बोलना क्या है। तो कहीं ना कहीं नर्वसनेस भी हेल्प ही कर रही है सबको। ये अच्छी बात है, क्योंकि जब हम इनिशियली कोई भी स्टार्ट कर रहा है एज अ स्पीकर, तो वो ये सोचता है कि जिस दिन मेरी नर्वसनेस खत्म हो जाएगी उस दिन मैं अच्छा स्पीकर बन गया। थोड़ी सी नर्वसनेस अच्छी है परफेक्शन के लिए। बहुत ज़्यादा भी अगर आप कॉन्फिडेंट हो गए ना, तो कई बार क्या लगता है कि मतलब आप ही हीरो, आप ही बॉस हो उस जगह के, और फिर आप अपने आप को देखते हो, आप क्राउड को नहीं देखते, आप अपने लोगों को नहीं देखते। मतलब अगर आप इस लेवल पे सर करके चल रहे हो, तो आपको किस यहाँ की दुनिया दिखेगी, यहाँ के लोग नहीं दिखेंगे। राइट। तो आपको एक वो लेवल मेंटेन करके चलना है चीज़ों का। सर लोगों के साथ कनेक्ट कैसे कर पाते हो सर, इतने अच्छे से, इतने सारे ऑडियंस के साथ एक ही टाइम पे? इसमें तो लोगों का शुक्रिया क्योंकि इसका बहुत सिंपल जवाब देता हूँ मैं कि जब पहली बार हमने भोजपुरी कमेंट्री स्टार्ट की थी, जो कि हर कोई सोचता था यार गाने आ गए, फिल्में आ गई, स्पोर्ट्स में कब आएगी भोजपुरी। तो 2023 में जब जियो सिनेमा के लिए हम सब ने कमेंट्री की, तो सबसे बड़ा चैलेंज ही यही था कि आप हिंदी कमेंट्री अगर आप सीखना चाहते हो, आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको हेल्प मिल जाएगी, भोजपुरी कहाँ से ढूंढें। तो वो फिर फ्लेवर आपको अपने आप डेवलप करना पड़ा। इनफैक्ट रिसर्च मेरी पूरी टीम की, जो मेरी टीम में 8-10 लोग काम करते हैं मेरे साथ, और फिर हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स जिन्होंने एक विज़न देखा कि नहीं यार इस चीज़ को ऐसे चलाया जा सकता है। बट सबसे ज़्यादा क्रेडिट अगर मैं किसी को देता हूँ तो हमारी ऑडियंस को, क्योंकि हम खुद कन्फ्यूज थे कि हम ऐसा क्या प्रेजेंट करें जो लोगों को सुनने में अच्छा लगेगा, और लोगों ने वही एक्सेप्ट कर लिया, और जो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया वो सुपर हिट हो गया।
सर कहीं ना कहीं आप बहुत हम्बल भी हो ऑडियंस को पूरा क्रेडिट देते हुए, क्योंकि ये एक स्किल भी है। अगर 5 लोग एक जगह पे आ रहे हैं तो वो 5 लोग ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, इट डिपेंड्स कि आप किस थॉट प्रोसेस से वहाँ जा रहे हो। मतलब अगर मेरा ही सिर्फ एम होगा कि मैं वैसी चीज़ें बोलूँ जो सुपर हिट हो जाए आपके इस वीडियो में, तो शायद वो कई बार स्क्रिप्टेड लगेंगी। तो जब तक आप नेचुरली नहीं होगे किसी भी चीज़ में, आप चाहे एंकरिंग में आओ, कमेंट्री में आओ, इनफैक्ट कोई भी ऐसा काम, और आपके ही कॉलेज में फैकल्टी हैं गुलाम सर, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी मुझे जब मैं एंकरिंग कर रहा था, कि जो आपके सामने ये कैमरा लगा है ना, हर कोई चाहता है कैमरे में आने का, लेकिन जब तक कैमरा नहीं चाहता ना तब तक आप उसमें नहीं आ सकते। तो कैमरा तभी आपको एक्सेप्ट करता है जब कैमरे को आपका हार्डवर्क दिखता है, जब आप अपना रियल ट्रू सेल्फ प्रेजेंट कर पाते हो उनके सामने। राइट, ये ट्रू एसेंस लाना भी बहुत डिफिकल्ट है कैमरा के सामने। तो सर कैसे कोई अपनी हेजिटेशन को, जो नॉर्मल 2 लोगों में बात करते टाइम तो बहुत लोग बात कर लेंगे जी, बट कैमरा के सामने वो ऐसे सोचते हैं कि बात करते ही उनके दिमाग से पूरे ब्लैंक हो जाते हैं। कोई ऐसे स्टेप्स या गाइडलाइंस वो कुछ फॉलो करे, आपकी कोई टिप्स हो कि वो बस वो हेजिटेशन को दूर कर पाए, क्योंकि जैसे ही वो हेजिटेशन दूर करेंगे उनका वो 0 to 1 क्रॉस हो जाएगा। अब मेरे साथ भी ये सेम प्रॉब्लम आई है, क्योंकि जब टीवी के लिए एंकरिंग शुरू किया तो मैं बिल्कुल नया था उस फील्ड में। मतलब आपका एक मेन कैमरा होता है जो कि अब मुझे पता है कि ये मेरा मेन कैमरा है, एक कैमरा इधर है, फिर एक आपका जिब होता है जो ऐसे कैमरा चल के आपको डरा रहा होता है फिर एक गिम्बल होता है जो हमेशा आपके चेहरे पे ऐसे खड़ा हो जाता है कि बस आपने कुछ बोला आपको शूट कर दिया जाएगा। तो आदत नहीं थी उन चीज़ों की, उसको डेवलप करना पड़ा धीरे धीरे, क्योंकि होता क्या है ना कि मैं जिस जगह पे गया था एंकरिंग करने के लिए, मुझे ऐसा लगा यार मैं नहीं करूँगा तो कोई और करेगा, और मैं क्यों नहीं सीख सकता यार। मतलब ऐसा तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मुझे फिर नर्सरी से 12th तक पढ़ना पड़ेगा, कुछ मेहनत ही तो है। लोगों को हमेशा फाइनल टच दिखता है हमेशा कैमरे पे, और लोग आपको अप्रिशिएट भी तब करते हैं जब आपका रिजल्ट अच्छा आता है। जिस दिन लोगों ने आपकी प्रिपरेशन देख ली ना, और जिन लोगों ने आपकी प्रिपरेशन देखी है वो आपके साथ आपके फेलियर पे खड़े रहते हैं। तो मेरे साथ ये था कि पहली बार एंकरिंग करने का मौका मिला है, कहाँ से मैं सीखूं। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई आपको सिखाता है वो आपकी आसपास की चीज़ें हैं। मतलब जब भोजपुरी में पहली बार मुझे एंकरिंग करने का मौका मिला, कि पहली बार पता चला कि ये कोई प्रोड्यूसर भी होते हैं जो आपके यहाँ ईयर पीस लगा के बात करते हैं आपसे, फिर कोई डायरेक्टर भी होते हैं जो आपको कैमरा कमांड्स देते हैं कि आप इस कैमरे पे देखो, यहाँ देखो, आप इनसे बात करो, फिर ये करो। तो इन चीज़ों की शुरुआत ऐसे हुई कि जब मैं सेट पे था, मुझे 1-1.5 हफ्ते पहले बता दिया गया था कि हो सकता है आपको एंकरिंग करनी पड़े। तो उस टाइम हमारे एंकरिंग टीम में विशाल भाई रहे हैं, विशाल आदित्य सिंह, बिग बॉस के एक बहुत बड़े फेम रहे हैं, और अलग लेवल का कॉन्फिडेंस, मतलब स्टेज पे आते ही, मतलब भोजपुरी हम लोग कहते हैं कि गर्दा उड़ा देना, तो वो वाला कॉन्फिडेंस रहता था। तो मेरे लिए बस यही चैलेंजिंग था कि यार अगर जिस दिन वो नहीं रहे और मुझे एंकरिंग करनी पड़े तो मैं क्या करूं। अब मैं किससे पूछता, मैंने विशाल भाई को ही कॉल मिलाया। मैंने कहा विशाल भाई ऐसा ऐसा सीन है, एंकरिंग मुझे करनी पड़ेगी कुछ मैचेस में, तो मैं क्या करूं, मतलब वो एनर्जी कहाँ से लाऊं जो आप लेके आते हो। बड़ा अच्छा जवाब दिया, कह रहे देख बाबू हम ना हीरो हैं, तो हम ना कैमरे पे कुछ भी कर लेंगे, मतलब हम एक्टिंग कर लेंगे, गाना गा लेंगे, डांस कर लेंगे, मतलब हो सकता है किसी का मजाक उड़ा लेंगे थोड़े समय के लिए, हम वो समय काट देंगे। तू स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आता है, तेरा फोर्टे गेम है, तो गेम मत छोड़ना। मैंने कहा ठीक है। फिर वहाँ से मतलब मैं फ़न तो लेके आया, बट मेरा पहला प्रायोरिटी ये गेम रहता था कि जिस गेम के लिए मैं वहाँ खड़ा हूँ, मतलब क्रिकेट के लिए अगर मैं खड़ा हूँ तो क्रिकेट डिस्कस होना भी ज़रूरी है फ़न के साथ। तो वहाँ से चीज़ें डेवलप हुई। फिर अपने ही सेट पे बहुत सारे एंकर्स हैं, मतलब जिन्होंने बड़ी प्रसिद्धि हासिल की है। मुझे याद 2023 में जब हम थे तो इंग्लिश में सुहेल चंदोक करके हैं, जिनकी खुद की एक कबड्डी टीम भी है प्रो कबड्डी लीग में, और बहुत अच्छे प्रेजेंटर हैं। और अनंत त्यागी हिंदी कमेंट्री और एंकरिंग के तो बादशाह हैं। अभी इस सीज़न जतिन सप्रू को पहली बार हमने सुना सामने से कि मतलब जतिन भाई क्या फ्लेवर लेके आते हैं। तो देख के फिर चीज़ें सीखी, फिर सोचा कि इम्प्लीमेंट किया जाए। 2 रात कम सो लेंगे, क्योंकि जब आपको अगले दिन परफॉर्म करना है तो आपका तैयार होना बहुत ज़रूरी है। तो धीरे धीरे गलतियाँ हुई और फिर सुधारते गए, काम करते गए।
राइट सर, आपने इतने लोगों का नाम लिया इस फील्ड से, आपके फेवरेट 3 कोई भी कमेंटेटर्स और क्यों वो आपके फेवरेट है, ये बता सकते हो? यार मेरी कोर लैंग्वेज हिंदी रही है, तो हिंदी में अभी मैं जिनको सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ सुनने के लिए अभी करंट टाइम में, वो अनंत त्यागी हैं। एंकरिंग प्लस कमेंट्री बहुत अच्छी है उनकी। और मेरे ऑल टाइम फेवरेट पद्मश्री सुशील दोशी जी, एंड ही इज़ द ओनली कमेंटेटर अभी करंट टाइम में जो कि जीवित हैं जिनको पद्मश्री मिला। और इंदौर का जो होलकर स्टेडियम है वो कमेंट्री बॉक्स ही सुशील दोशी जी के नाम पे है। और जितने लोग अगर किताब पढ़ते हैं तो दोशी जी की बहुत अच्छी किताब है आंखों देखा हाल, तो आप वो पढ़िएगा अगर आप कमेंट्री के शौकीन हैं अच्छे शब्दों के। तो टीवी कमेंट्री तो अपनी जो टीवी कमेंट्री मुझे अनंत त्यागी, और रेडियो की तरफ जाएं तो जहाँ से देख के और सुन के हमने भी शुरुआत की तो सुशील दोशी जी। और अभी करंट अगर बात करेंगे अगर टेक्निकली थोड़ा सा और क्रिकेट को समझाने के लिए तो आकाश चोपड़ा। उनका जो सेंस है बातों को बताने का, मतलब राइमिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग, उसमें तो उनको महारत हासिल है, बट गेम प्रेडिक्शन बहुत अच्छा है। एंड व्हाट अबाउट भोजपुरी सर? भोजपुरी में हम बेस्ट हैं, हमारी पूरी टीम अच्छी है। हाँ, भोजपुरी में सब 5-6 लोग 7 लोग 8 लोग हमारी टीम जब एक साथ रहती है ना तो हमसे बेस्ट कोई नहीं है। तो सर ऐसे एक स्किल बता दो जो सबकी एक अनोखी बात होती है सब में, वो बता दो पिक करके। मतलब अपनी भोजपुरी टीम की या ओवरऑल? भोजपुरी टीम की। भोजपुरी में तो सबके अलग अलग जलवे हैं। गुलाम सर से ही शुरू करते हैं। तो हम तो उन्हें आवाज़ का जादूगर ही कहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ अगर अभी बेस बढ़ानी हो तो नमस्कार, मैं गुलाम हुसैन रिजवी बोल रहा हूँ। मतलब मैं तो मैच भी नहीं कर पाऊंगा उस रेंज को। बट बेस्ट पार्ट क्या है कि एक तो उनका वॉइस मॉड्यूलेशन, जो वो चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो लगता है कि अगर उन्होंने बोल दिया आग लगी है तो लगी है आग, वो सुनने वाले को लग जाता है। तो वो एक स्पीकर के तौर पे बहुत ज़रूरी होता है, मास्टर ऑफ वॉइस हैं। फिर दूसरे हमारी टीम में रॉबिन भाई हैं। रॉबिन भाई का ओपनिंग बहुत अच्छा है। जब भी शो या मैच, मतलब शो जनरली अगर मैं ओपनिंग कर रहा हूँ या कमेंट्री की वो ओपनिंग कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग 5-6 मिनट आपको ऑडियंस को इसलिए रखना है क्योंकि सबसे पहली बात ऑडियंस को बतानी है कि वो मैच क्यों देखें। मुझे पता है चेन्नई मुंबई का मैच है, लेकिन मैं क्यों देखूँ वो मैच, जब तक मुझे बताना ही पड़ेगा। दोनों 5-5 ट्रॉफीज़ हैं दोनों टीम के पास, जब तक मैं वो डिफरेंस क्रिएट नहीं करूँगा अपनी आवाज़ से या अपनी बातों से, तब तक लोग नहीं इंटरेक्ट होंगे मेरी तरफ। तो रॉबिन भाई के अंदर एक ऐसा आर्ट फॉर्म है कि हर दिन वो एक नए तरीके से ओपनिंग स्टिंट को बिल्ड करते हैं और फिर वो प्रेजेंट करते हैं। फिर हमारे एक्सपर्ट पैनल के जो लोग हैं, सत्तू भैया हैं जो कि MS धोनी के बहुत पुराने दोस्त भी रहे हैं। मूवी में आपने देखा होगा उनको, एक सत्तू भैया कैरेक्टर है। तो सत्तू भैया के पास जितने फ़नी डायलॉग्स हैं, मुहावरे हैं, जो ऑन स्पॉट बोलते हैं, वो नेक्स्ट लेवल है। मतलब वो नेचुरल फ़न है उनकी आवाज़ में। फिर हमारे एक्सपर्ट पैनल में आशुतोष अमन, जो कि बिहार को कई सालों तक उन्होंने एज ए कप्तान टीम को लीड किया, और मुझे याद है मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी का क्वार्टर्स भी खेले थे बिहार, तो उन्हीं कप्तानी में। फिर शिवम भाई हैं, शिवम सिंह, उन्होंने भी बिहार को रिप्रेजेंट किया। बिहार प्लेट ग्रुप का जब चैम्पियन बना तो शिवम ने उसमें 100 बनाया था। मोहम्मद सैफ हैं, इंडिया अंडर 19 खेले, रेलवेज़ को रिप्रेजेंट किया, अभी करंट खेल रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, एट द सेम टाइम वो उस कमेंट्री में तड़का भी डालते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है और इसीलिए वो टीम बहुत हेल्दी बनती है। इनफैक्ट हमारी एंकर अभी साथ में क्वीन शालिनी, जो भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ही सुपर हिट है, तो उनके गाने देखें। और एंकरिंग को, मतलब भोजपुरी में लोगों का एक फीडबैक भी था कि सारे मेल कैरेक्टर्स भरे पड़े हैं, कोई एक फीमेल प्रेजेंटर चाहिए। तो शालिनी आई और शालिनी ने लोगों का दिल जीता अपनी एंकरिंग से। तो दिल जीतना बहुत ज़रूरी है, कुछ भी करो, कुछ नया अंदाज लेकर तो आओ, लेकिन दिल जीत लो। नहीं, ये तो पहली बात होनी चाहिए। सही बात है, बट यही तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है जब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम उस पर फोकस करने लग जाते हैं कि कैसे हम दिल जीते, और हमारा कंटेंट पीछे छूट जाता है। नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप ये सब कुछ ही सोच के आ जाओगे तो आप करोगे क्या? सोचना तब होता है जब आप कैमरे के पीछे होते हो। आ गए उसके बाद तो आप ही हो।
कोई दूसरा नहीं है। सर कोई ऐसा अपना एक फन एक्सपीरियंस जो आपने कमेंट्री करते टाइम एक्सपीरियंस किया हो? यार हम लोग तो जनरली अगर आप भोजपुरी कमेंट्री सुनते हो, जितने लोग सुनते हैं सबको पता है कि हमारी हर एक सिंगल लाइन में फन होता है। नहीं, जो एकदम ऐसा एकदम हाईलाइटेड मोमेंट हो जो आपको याद है, हमेशा याद रहेगा कि ये इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ में और ये हमेशा मुझे याद रहेगा। यार ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हुए हैं, मतलब कई बार तो ये भी हुआ है। हाँ, एक मुझे मोमेंट याद है 2023 का ही, कि बहुत एक्साइटेड चल रहा था मैच और डेथ ओवर्स चल रहे थे। लास्ट के कुछ ओवर्स होते हैं जहाँ पे मतलब लोग ऐसे कुर्सी पकड़ के बैठ जाते हैं, बस ये मोमेंट तो खोना ही नहीं है। मुझे बैटर का नाम याद नहीं है एक्चुअल में, उन्होंने बहुत अच्छा शॉट लगाया और मैं खोया हुआ था बिल्कुल, कि मैं बिल्कुल ऐसे चिल्ला रहा था, बॉल गई है एयर में। एक बार मैंने स्क्रीन देखी, उसके बाद मैं उस मोमेंट को एंजॉय कर रहा हूँ, वो आउट हो गया और मैंने बोल दिया ये तो 6 रन है। फिर बगल में बताया भाई आउट है। वो टक से फिर वापस छू के आने वाली बात है। फिर मैंने अपने जज्बात और हालात बदले, नहीं माफ़ी चाहूँगा, मैं ही भावनाओं में बह गया था, आउट हो गए हैं। तो ऐसे मोमेंट्स हो जाते हैं क्रिएट बहुत सारे। तो एक्चुअली हमारी टीम इतनी हेल्दी है कि कॉम बॉक्स में जाने से पहले हम इतने फ़नी होते हैं, जाने के बाद इतने फ़नी होते हैं, तो ख़त्म ही नहीं होता। तो जैसे आपने ये एक्सपीरियंस बताया कि ऐसे आपसे मिस्टेक हो गई, तो ऐसे मिस्टेक्स को ज़रूरी नहीं है हर इंसान के दिमाग में कुछ ना कुछ तभी के तभी आ जाए उसको करेक्ट करने के लिए, उस सिचुएशन को, वो फ्लो को कंटिन्यू करने के लिए। तो उस फ्लो को बिना तोड़े ऑडियंस से कैसे कनेक्ट करके हम चले अगर हमसे कोई ऐसी गलती हो जाती है ऑन माइक? देखो, अगर आपके पास फटाक से सेकंड ऑप्शन मिल गया कि मैं इसको कवर कर सकता हूँ, गो फॉर इट। अगर नहीं मिलता, एक्सेप्ट इट। ऑडियंस आपसे ज़्यादा समझदार होती है, उसको पता होता है आपने गलत किया है या गलत बोला है, लेकिन उसी टाइम पे अगर आप उस चीज़ को सॉरी बोल देते हो ना फील होने पे, तो ऑडियंस आपको माफ़ कर देती है। अनटिल अनलेस अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन ना हो, तो ये एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई गलती हो जाए तो एक्सेप्ट कर लो उसको। भाव के साथ आप माफ़ी मांगिए, क्योंकि आप लाइव कर रहे हैं सारी चीज़ें और लाइफ में गलती होना स्वाभाविक है। सॉरी, लाइफ में भी और लाइव में भी। क्या बात है सर, आपने अभी एग्जांपल दे दिया। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच। तो सर अब बात करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको स्पोर्ट्स कमेंट्री में बहुत इंटरेस्ट है। वो कॉन्फिडेंट स्पीकर्स भी हैं, उन्हें थोड़ा बहुत नॉलेज भी है स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के बारे में, बट ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही है जहाँ पे वो अपने आप को प्रेजेंट कर पाए या फिर एक बड़े प्लेटफॉर्म पर जा पाए। तो वो कैसे इस चीज़ को अप्रोच करे, वो कैसे आगे बढ़े इस फील्ड में? ये देखो, छोटे छोटे स्टेप्स लो आप पहले। आप एक बार में सोचोगे मुझे दूरदर्शन, स्टार, सोनी इनको क्रैक करना है, ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है, बट फिर आपकी उस हिसाब से प्रिपरेशन होनी चाहिए। और अगर नहीं है, अगर आप चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हो, तो इट डिपेंड्स कि आप कौन सा स्पोर्ट कर रहे हो। अगर मल्टी स्पोर्ट स्किल है आपके पास, तो आप अभी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप ओपन करोगे, बहुत सारे इवेंट्स चल रहे होते हैं आपके आसपास। आप जाओ, आप उनको बोलो कि मुझे यहाँ काम करना है, मतलब स्टार्टिंग में सीखने के लिए आप जाओ। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हो, अगर आप क्रिकेट के शौकीन हो, क्रिकेट कमेंट्री करना चाहते हैं, तो बेस्ट पार्ट क्या है कि हमारे आसपास बहुत क्रिकेट होती है। सैटरडे संडे तो मुझे लगता है पूरा कॉर्पोरेट क्रिकेट ग्राउंड में ही नज़र आएगा आपको। तो आप वहाँ जाओ, उनके ऑर्गेनाइजर से बात करो। मैं भी करता था, यार भैया मुझे कमेंट्री करने दो यार, अच्छा मैच है। ऐसे लगना नहीं चाहिए कि एक छोटा प्लेटफॉर्म है ये, यहाँ से मैं कैसे आगे जाऊँगा। प्लेटफॉर्म कभी छोटा ही नहीं होता, वो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए करना है हमें। आप वहाँ भी हीरो सोच के देखो, 22 प्लेयर्स, 2 अंपायर्स, ऑर्गेनाइजर्स और कुछ गेस्ट, वो 35 लोग तो आपको सुन ही रहे ना। तो वहाँ के भी हीरो आप ही हो। हीरो कॉम्प्लेक्स होना जरूरी है, वरना कहीं हो। वो बिल्ड करना जरूरी है अपने अंदर, दूसरे तभी आपको हीरो समझ पाएंगे। तो प्लेटफॉर्म कभी छोटा नहीं होता। नहीं मतलब जैसे हमें ये आइडिया है कि कहीं भी जाओ एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बट जब स्टार्ट कर रहे होते हैं तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये होता है, यहाँ कमेंट्री करके क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से तो आगे कुछ वो है ही नहीं, आगे रास्ता। काम वहीं का आता है, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म से हमें मिल जाता है। मैं उदाहरण के साथ बताऊंगा पहले तो, कि आप वो मैचेस करो, एक्सपीरियंस लो, ताकि आप हर उस मोमेंट के लिए रेडी रहो कि कब आपके स्क्रीन पे क्या मोमेंट क्रिएट हो जाए। तो आपके पास उससे मिलते जुलते शब्द होने चाहिए। उसके साथ कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी रखो कि क्रिकेट तो चल रहा है, अब कोई गिर गया अचानक खेलते हुए, तो क्या आपके पास वो समझ होनी चाहिए कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ये 4 रन लग गए,
और तभी कोई फील्डर वहीं पे गिर गया किसी से टकरा के, तो आपके अंदर वो भाव भी होना चाहिए बताने का कि नहीं एक सीरियस इंजरी भी हुई है। तो वो सारी चीज़ें आप तभी सीखोगे जब आप ग्राउंड लेवल से शुरू करोगे, प्रिपरेशन करोगे उसकी। बहुत सारे आप स्टार्टिंग में कुछ मैचेस करो, उसके बाद ऑडिशंस आते हैं चीज़ों के, आप ढूंढो, सब कुछ मिलेगा आपको। आप जाओ, सोनी, स्टार, दूरदर्शन सबके वेबसाइट्स बने हुए हैं। पहले क्या होता था कि जब ऑल इंडिया रेडियो या दूरदर्शन के लिए हम सीडी में वॉइस रिकॉर्ड करके भेजते थे, अब क्या है कि आप डायरेक्टली वहाँ जाके ऑडिशन भी दे सकते हैं, इंटरव्यू भी दे सकते हैं। तो आप प्रिपरेशन कीजिए, क्या होगा, फेल होंगे, उससे ज़्यादा क्या होगा। फेल भी वही कहता है फर्स्ट अटैम्प्ट इन लर्निंग, तो वो तो पहला ही स्टेप है, उसके बाद ही चीज़ें शुरू होंगी। बाकी आपकी बात पे मैं आ रहा हूँ कि इसलिए भी ज़रूरी है, मतलब बड़े लेवल पे, आपका क्या क्वेश्चन था स्टार्टिंग में कि हाँ, कि छोटे जगहों पे भी करके बड़े जगहों पे जाना, लोगों को ऐसा लग पाता है कि यहाँ करके हमें क्या मिलेगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। मतलब आप सोचो, जब तक आपके स्क्रीन पे कमेंटेटर, अगर आप ग्राउंड में बैठे हो या आप एक स्टूडियो में बैठे हैं, जब तक स्क्रीन पे मैच चल रहा है तब तक तो आपको सब कुछ आता है। बारिश हो गई, 2 घंटे मैच डिले हो गया, तब आप क्या बोलोगे? तो फिर वो जो आपने पीछे काम किया होता है ना, वो वहाँ पे काम आता है। मैंने ऐसे शोज़ भी किए हैं कि जिसमें 4-4 घंटे मैं सिर्फ एंकरिंग कर रहा हूँ, मतलब 4, साढ़े 4, 5 घंटा लगातार, क्योंकि मैच चल नहीं रहा है, बारिश हो रही है, हम ब्रेक पे चले जाएंगे तो हमारी ऑडियंस चली जाएगी। तो वहाँ पे आपका काम आता है कि आपने पिछला कितना काम किया, आपके पास कुछ स्टोरीज़ हैं, क्या आप उसमें इंटरेक्शन डाल सकते हैं। तो ये तभी लर्निंग आएगी जब आपने पीछे काम किया हुआ हो। सर, कोई आपके ऐसे टिप्स है कि जो इतना बड़े बड़े गैप्स हो जाते हैं, उन गैप्स को कैसे कवर करा जाए? क्योंकि एंकरिंग, जब कोई चीज़ चल रही है उस टाइम पे कमेंट्री करना, उस टाइम पे एंकरिंग करना ईजी होता है, बट वो ऑडियंस को पीछे से हैंडल करना जो इतनी मतलब बिना पेशेंस के साथ बोल सकते हैं कि वेट कर रही है कि हमें अभी देखना है क्या होने वाला है, हमें रिजल्ट चाहिए, तो वो वाली चीज़ कैसे हैंडल करते हैं? उस ऑडियंस का अटेंशन स्पैन कैसे हम इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए हम कैप्चर कर सकते हैं? आपको प्लान करना पड़ेगा। जनरली जब आप टीवी के लिए काम करते हो तो ये प्लान प्रोड्यूसर्स पहले से कर लेते हैं, क्योंकि वो रेडी रहते हैं कि यार किस सिचुएशन में हमें क्या करना है। अगर बारिश होगी 2 घंटे के लिए तो हम कितनी तैयारी करें। बट बीइंग एन एंकर और प्रेजेंटर, आपकी भी प्रिपरेशन ज़रूरी होनी चाहिए कि क्या आपके पास वो स्टोरीज़ हैं उस टाइम पे सुनाने के लिए। क्या आप अभी तक जो 15-20 मैचेस हुए थे उस लीग के, क्या आपके पास उनका एक डेटा है? क्या उनके पास उन मैचेस की कोई ऐसी बात है जो अब तक लोगों को आपने नहीं बताई हो? क्या पता उस टाइम मौका ना मिला हो। तो वो बेस्ट टाइम होता है चीज़ों को एनालाइज़ करने का और चीज़ों को एक्सप्रेस करने का। तो धीरे धीरे आप जाओ, लास्ट में जब आपको पता है मैच नहीं होना है तो मतलब आप बोल ही देते हो लास्ट में कि बारिश के चलते या फील्ड ख़राब था जिसके चलते मैच नहीं हो पाया। बट उस टाइम तक लोगों को बांधना ये आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी पूरी होगी जब आप उस टाइम के लिए भी प्रिपेयर हैं। उस टाइम के लिए कंटेंट आपको खुद बिल्ड करना पड़ता है। राइट सर, इतना बढ़िया डिस्कशन हुआ है हमारा। माई टेक अवे फ्रॉम दिस कॉन्वर्जेशन वाज कि कुछ भी काम करो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करो और पूरे जज्बे के साथ करो। शुरू से आदत है ना, क्योंकि पहले मम्मी चप्पल मारती थी, अब कान में बातें पड़ती हैं तो आदत शुरू से बनी हुई है। काम नहीं करोगे तो यार देखो, मेरे और आपके काम में क्या है ना, आप वहाँ बैठ के क्वेश्चन पूछ रहे हो, मैं यहाँ जवाब दे रहा हूँ। हम सबसे पहले खुद को एनालाइज करते हैं। रात में जब मैं सोने जाऊँगा या आपको जब नींद आएगी तो सबसे पहले दिमाग में यही आएगा कि यार ये पोर्शन मैंने बहुत अच्छा किया था और ये थोड़ा सा ख़राब हो गया। तो वो आप ही करते हो और आप ही उसको करेक्ट करते हो। आप यहाँ से निकलोगे, आपकी सब तारीफ़ करेंगे कि यार आपने क्या अच्छा पॉडकास्ट किया, आपने क्या जवाब दिए हैं। सुनना ज़रूरी है, क्योंकि फीडबैक एक्चुअल वहीं से मिलता है आपको। बट क्या आपको इम्प्रूव करना है, ये आप खुद भी कई बार अपने आप को बताते हो। सेल्फ एनालिसिस सबसे बेस्ट ही होता है। तो आप ये कर सकते हैं। Right, sir. So that was all for today's podcast episode. Stay tuned for more such videos, more such content. Like, share and subscribe, guys. Thank you so much for watching the entire episode.